हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गेट के लिए जो हमारा EMT का पोर्शन है उसके लिए हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक से और एक क्लियर कट आइडिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा टाइम वेयरिंग फील्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गेट का जो नया सिलेबस है उसमें से स्टैटिक फील्ड्स को हटा दिया गया, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हटा दिया गया है और मैग्नेटोस्टैटिक्स को हटा गया है। तो अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है टाइम वेयरिंग फील्ड्स, राइट। तो यहाँ से जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहला हमको पढ़ना है मैक्सवेल्स इक्वेशन। आप लोग सिलेबस देख चुके होंगे, राइट। दूसरा हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म वेव्स और प्लेन वेव्स, राइट। तीसरा हम लोग को पढ़ना है वेव गाइड्स। इस बार एक थोड़ा सा चेंजेस किया गया है वेव गाइड्स में। अब पहले सिर्फ रेक्टेंगुलर वेव गाइड आता था, अब इस बार से आपको सर्कुलर वेव गाइड भी पढ़ना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर वेव गाइड आता था पहले, अब आपको सर्कुलर वेव गाइड भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन, जो गेट के सिलेबस में है, ट्रांसमिशन लाइन, राइट। और उसके बाद आपको जो फाइनल एंटीना पढ़ना है। और उसके बाद एक चैप्टर और है जो है हमारा ऑप्टिकल नेटवर्क्स पे, राइट। तो ये बेसिकली 6 चैप्टर है हमारा गेट का सिलेबस में, राइट। और यदि आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो मैक्सवेल से 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव से 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेव गाइड से 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ट्रांसमिशन लाइन से भी 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंटीना से भी सेम 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल से 1 और 2, एक या 2 नंबर का। लेकिन ऐसा क्या होगा कि सिर्फ 3 चैप्टर से आपका क्वेश्चन रहेगा, बाकी का 3 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ऑन एन एवरेज यदि आप देखेंगे तो 8 मार्क्स क्वेश्चन सिर्फ EMT से कवर होता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जो गेट में आएगा वो EMT पोर्शन से आएगा, राइट। तो उसमें हो सकता है कि यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन यदि मैक्सवेल से दे दिया तो हो सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो कहीं और चैप्टर से दे, और बाकी का उस अकॉर्डिंगली वो अपना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है। और ये जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन दे, राइट। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि सब चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस से पढ़ना है, तो कि 8 मार्क्स ये बहुत ही वैल्यूबल मार्क्स है, राइट। हम इसको लूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो पहले मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग उसको हमको लगता है पढ़ चुके होंगे अच्छे से। तो जो डाउट है वो इस लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइम वेयरिंग फील्ड्स से। तो 2 पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं पहले स्क्रीन को। पहले हम लोग पढ़े थे स्टैटिक फील्ड्स, आप EMT के कोर्स में पढ़े होंगे स्टैटिक फील्ड्स के बारे में। और दूसरा जो होता है वो हमारा टाइम वेयरिंग फील्ड्स। तो जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़े होंगे तो आप दोनों पढ़े होंगे, राइट, स्टैटिक फील्ड एज वेल एज टाइम वेयरिंग फील्ड्स। तो स्टैटिक फील्ड्स में जो बेसिक चीज हम लोग पढ़े थे क्या, कि जो E फील्ड होता था, राइट, और H फील्ड होता था, बोथ जो होता था वो इंडिपेंडेंट होता था एक दूसरे का, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट होता था। लेकिन जब आप टाइम वेयरिंग फील्ड्स में आएंगे तो E फील्ड और H फील्ड दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, राइट। तो आखिर ये स्टैटिक फील्ड्स और टाइम वेयरिंग फील्ड्स में क्या मेन बेसिक डिफरेंस है। तो स्टैटिक फील्ड्स मतलब उस तरह का फील्ड जो मूवमेंट मतलब जिसको टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, राइट, इसको बोलते हैं स्टैटिक फील्ड। दूसरा हमारा था टाइम वेयरिंग फील्ड, जैसे नाम से ही है कि वो टाइम के साथ वेरी करता है, राइट, टाइम के साथ वो चेंज करता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा एक चार्ज है, राइट, ये कोई सा भी चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, मान लीजिए कोई चार्ज है, राइट, ये चुपचाप किसी जगह पे पड़ा हुआ है, राइट। अब इस चार्ज को यहाँ पे रहने से क्या होगा, इससे एक फील्ड लाइंस निकलेगा, राइट। ये फील्ड लाइंस कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, राइट। इनफाइनाइट पे क्यों जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि इनफाइनाइट में कोई नेगेटिव चार्ज होगा, वहां पे जाके ये फील्ड लाइंस इंड कर देगा। इससे बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा फील्ड लाइंस कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, प्लस से
नेगेटिव की तरफ मूव करता है, राइट। तो जब कोई एक चार्ज हमारा, मान लीजिए कहीं पे स्टैटिक चार्ज हमारा पड़ा हुआ है, तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगा, राइट, ये हमारा जो फील्ड क्रिएट करेगा, ये जो फील्ड क्रिएट करेगा, ये फील्ड हमारा कहलाएगा ई फील्ड, स्टैटिक ई फील्ड, स्टैटिक ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। फील्ड मतलब क्या होता है, अक्सर आप बात करेंगे फील्ड क्या होता है, तो अक्सर बोलते हैं मैं फील्ड में जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, राइट। तो क्या बोलते हैं, ये पोलो फील्ड है, ये क्रिकेट फील्ड है। यानी फील्ड मतलब क्या होता है कि वो एरिया और वो स्पेस, राइट, जहाँ पे आप किसी के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, राइट, किसी के इफेक्ट को जहाँ पे फील कर सकते हैं, वो एरिया, वो स्पेस में जहाँ पे आप किसी के इफेक्ट को फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, आप किसी पॉइंट में, यदि आप इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे यदि आप कोई दूसरा चार्ज डालेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इस पे एक इफेक्ट हो रहा है, किसके खातिर, मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट चार्ज है और यहाँ पे आपने एक सेकेंड चार्ज रखा, तो आप देखेंगे ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज देयर इज सम इफेक्ट ऑन द सेकेंड चार्ज, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड चार्ज है वो फर्स्ट चार्ज के फील्ड में आ गया है, राइट। तो ये आप बेसिकली फील्ड समझ गए हैं, फील्ड समझते भी हैं पहले से। तो ये हमारा है स्टैटिक ई फील्ड, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो जब ये पड़ा हुआ चार्ज था, राइट, हमने इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू किया, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब हमने इस चार्ज को मूव किया, राइट, तो क्या होगा, हमारा मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, राइट। तो एक करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, करंट किस तरह करंट होता है हमारा, डीसी करंट, राइट, डीसी करंट। तो जब भी डीसी करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो के खातिर एक फील्ड क्रिएट होगा, राइट, और इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एच फील्ड, राइट, एच फील्ड, राइट। तो आप लोग को बेसिकली ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था कि स्टैटिक फील्ड, ई फील्ड क्या होता है, एच फील्ड क्या होता है, तो राइट। तो डीसी फील्ड, डीसी करंट जब आप देंगे तो उसके खातिर एक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको लोग बोलते हैं क्या, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसी तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। अब टाइम वेरिंग में आइए। टाइम वेरिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेम चार्ज है, राइट, मान लीजिए चार्ज हमारा कुछ भी चार्ज है, अभी हम लोग नहीं इतना देखते हैं कि ये प्लस है कि माइनस है या क्या है, नहीं है, कितना चार्ज है, बस चार्ज है, राइट। अब इस चार्ज को हमने क्या किया कि एक्सेलरेट करना शुरू किया। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि हमने इसको पहले वेलोसिटी v1 लिया, फिर उसके बाद v2 से हम लोग इसको और इंक्रीज किया, वेलोसिटी को इंक्रीज किया, राइट। उसके बाद v2 पे आ गया, जो v2 क्या है हमारा, v1 से ज़्यादा है, राइट। तो हमने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया इस चार्ज को, राइट। अब इस एक्सेलरेशन के खातिर जो फील्ड क्रिएट होगा, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, राइट, ईएम फील्ड्स या ईएम वेव्स की तरफ। मतलब क्या है कि अब जो हमारा होगा ई फील्ड और एच फील्ड, both will be dependent upon each other। पहले किस में क्या था, स्टैटिक फील्ड में ई फील्ड और एच फील्ड दोनों इंडिपेंडेंट था, एक स्टैटिक चार्ज के खातिर था, दूसरा यूनिफॉर्मली चेंजिंग चार्ज के था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो चार्ज मूव हो रहा था उसके खातिर जो हमारा डीसी करंट हो रहा था, उसके खातिर जो फील्ड क्रिएट हुआ था वो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड था। लेकिन अब टाइम वेरिंग्स में क्या है कि हमने चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया है, राइट, और ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर क्रिएटेड, ईएम फील्ड्स आर क्रिएटेड, राइट। तो आप लोग समझ गए हैं कि स्टैटिक फील्ड क्या होता है, टाइम वेरिंग फील्ड क्या होता है, ई फील्ड एच फील्ड कैसे जनरेट होता है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो मूव करते हैं वो है हमारा जो मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन,
मैक्सवेल्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसी वालों के लिए। आप किसी भी जॉब इंटरव्यूज़ में जाएंगे या अभी किसी भी इंटरव्यूज़ में आप जाएंगे तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और ये बहुत ही रिलेवेंट है, आप अच्छे से समझिए इसको। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल्स ने 4 इक्वेशन, बेसिकली 5 किए थे वो, तो 5वां इतना सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसको फॉर टाइम बिंग हम लोग स्किप करते हैं, राइट। सिर्फ 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन फॉर्मुलेट किए थे। बेसिकली ये 4 इक्वेशन 4 डिफरेंट साइंटिस्ट के लॉ के बेस्ड पे था और उनको उन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया, क्योंकि उनका मानना था कि ये सिर्फ 4 इक्वेशन से अब दुनिया के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कोई सा भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप ये 4 जो रूल है वो एवरी कंडीशन में हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलो करेगा ही करेगा, राइट। तो ये 4 इक्वेशन क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें हम लिख देते हैं VVI, राइट। तो फर्स्ट हमारा है, आप इसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है कि ये मैं यदि फर्स्ट लिख दिया तो यही फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा नहीं है। आप इसको फर्स्ट जो मैं लिखूंगा उसको आप फोर्थ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। तो हम फर्स्ट लिखते हैं कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, राइट। तो मैं कभी कभी हो सकता है वेक्टर नोटेशन भूल जाऊं, तो आप समझिएगा कि ये वेक्टर नोटेशन ही है, राइट। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डोल बी बाय डोल टी, राइट। यानी कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, दैट इज कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू JC प्लस JT, राइट। हाँ, इसमें एक बात और है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखा है यहाँ पे जो मैक्सवेल का, ये इक्वेशन जो आया है ये आया है फैराडेज के लॉ से, फैराडेज लॉ से ये इक्वेशन लिया गया है। इसके बारे में हम लोग और विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, ये हमारा एम्पियर्स लॉ से लिया गया। एम्पियर लॉ जो था उस लॉ में यदि आप देखेंगे तो ये टर्म नहीं था, राइट, ये JD टर्म नहीं था, और एम्पियर्स लॉ में सिर्फ था कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू JC। उन्होंने JC नहीं, एक्चुअली JC मैक्सवेल ने लिखा है, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J, राइट। इसका मतलब क्या है कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर, राइट। तो ये इक्वेशन लिया गया था किससे, तो मैक्सवेल ने इसमें एक टर्म और ऐड किया और वो टर्म क्या था, JD। D का मतलब डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए, कंडक्टर्स प्लस डाई इलेक्ट्रिक्स। इन्होंने JD टर्म क्यों ऐड किया, तो जो JC था वो सिर्फ स्टैटिक फील्ड में ही काम करता था, राइट। तो जब टाइम वेरिंग फील्ड्स में लाते थे तो ये इक्वेशन फेल हो जाता था, राइट। दिस इक्वेशन में कुछ लैकनेस आ जाता था, इसका मतलब था कि एक ऐसा टर्म जो कुछ मिसिंग जैसा फील होता था, राइट। तो उस मिसिंग टर्म को मैक्सवेल ने ऐड किया और उस टर्म का नाम था JD, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट। तो ये क्या हमको लिखते हैं, इसको मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, राइट। थर्ड हमारा आता है गॉस लॉ से लिया गया ये इक्वेशन है, राइट। तो आप अक्सर पढ़े होंगे कि गॉस जहाँ पे था तो वहाँ पे डाइवर्जेंस आता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। And fourth one was divergence of magnetic flux density is equal to 0. So last का जो 2 इक्वेशन था ये कहाँ से लिया गया है, तो गॉस लॉ से लिया गया है, गॉस लॉ से लिया गया है, राइट। तो ये 4 मैक्सवेल्स का इक्वेशन है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ भी यदि EM वेव्स है, टाइम वेरिंग वेव है, तो ये 4 इक्वेशन को उसको सेटिस्फाई करना होगा, राइट।
तो इसमें अब हम सबको मीनिंग समझ सारे एब्रिविएशंस का हम लोग मीनिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारा आता है ई, राइट। तो ई का मतलब क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, राइट। दूसरा हमारा आता है एच, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। उसके बाद हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। तो इसका यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। उसी तरह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका यूनिट क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको आप टेस्ला से भी लिख सकते हैं, टेस्ला टी, राइट। उसके अलावा और क्या है हमारा, रो, रो क्या है हमारा, सॉरी रो भी लिख देता हूँ, राइट। तो कभी कभी मैं रो भी के बदला सिर्फ रो लिखूंगा और इस तरह का इक्वेशन रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, राइट। तो ये क्या है हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। और इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, राइट। उसके बाद हमारा क्या है, जेसी, जेसी क्या है हमारा, करेंट डेंसिटी, राइट। क्या है हमारा, करेंट डेंसिटी, राइट। करंट डेंसिटी क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उस तरह से जेडी, ये हमारा ड्यू टू कंडक्टर में होगा, जो ये करंट डेंसिटी जेसी है वो कंडक्टर के लिए, और जेडी हमारा क्या होगा, ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक, राइट। तो ये करंट डेंसिटी इन डाई इलेक्ट्रिक, करंट डेंसिटी, इसका भी यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसमें जो डी है, जो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, डी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर, राइट। और बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू इंटू एच वेक्टर, मी इंटू एच वेक्टर। इसको मैं एक्चुअली दूसरे पेज पे लिखता हूँ, थोड़ा क्लियरली आप लोग को रहेगा, राइट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई वेक्टर, राइट, वेयर एप्सिलॉन क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी, राइट, परमिटिविटी। यदि आप फ्री स्पेस में बात करेंगे तो ये इक्वल टू हाउ मच, एप्सिलॉन नॉट। यदि फ्री स्पेस में यदि हम बात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 8.85 इंटू कितना, 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, राइट। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। ये एक्चुअली किसका रेशियो है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का रेशियो, राइट। उसी तरह से हमारा क्या है, बी, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच वेक्टर, राइट। तो म्यू क्या है हमारा, वे म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक
परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा आपका हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। और फ्री स्पेस में यदि बात हम करें तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, राइट। और म्यू बाय म्यू नॉट के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट। तो इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको क्या होगा, ये वैल्यू दिया रहेगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया रहेगा और म्यू आर का वैल्यू दिया रहेगा, राइट। और आपको मान लीजिए आपको पुट करना है, तो हमसे क्या करना है? इस वैल्यू को पुट करना है, राइट, म्यू वैल्यू को पुट करना है। तो आप क्या लिखेंगे? म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। उसी तरह से आप एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, राइट। यदि हम फ्री स्पेस का बात करें तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी तरह फॉर फ्री स्पेस म्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, राइट। तो जैसा आप क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा बस आपको वैसा ही यूज करना है, राइट। तो ये था हमारा क्या? मैक्सवेल्स इक्वेशन, राइट। अब इस मैक्सवेल्स इक्वेशंस को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे फैराडेज लॉ से मैक्सवेल्स इक्वेशन निकला, कैसे फैराडेज के अलावा और एम्पियर्स लॉ है, ये सारे लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे अभी रोक रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फैराडेज लॉ से, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।